नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां दुष्कर्म के आरोप में घिरे डीएसपी कमलकांत प्रसाद निलंबित किए गए। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। कमलकांत पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है। बता दें कि दुष्कर्म के आरोप में घिरे डीएसपी कमलकांत को निलंबित किया गया है। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। कमलकांत पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है। वही दुष्कर्म के आरोप में गिरे डीएसपी कमलकांत को निलंबित किया गया है। पार्टी में चल रही बगावत के बीच चिराग पासवान मीडिया के सामने आए। चिराग ने पार्टी में टूट को लेकर अपने चाचा पशुपति पारस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने समझौते की बजाय संघर्ष का रास्ता चुना था। पिता के निधन के बाद उन्होंने परिवार और पार्टी दोनों को लेकर चलने का काम किया। इसमें संघर्ष था। जिन लोगों को संघर्ष का रास्ता पसंद नहीं था, उन्होंने ही धोखा दिया। चाचा बोलते तो पहले ही संसदीय दल का नेता बना देता। चिराग ने जेडीयू पर भी हमला किया और कहा कि पार्टी में टूट के लिए जेडीयू को जिम्मेदार ठहराया है। और चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वक्त भी कई बार कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था। कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों ने उस वक्त भी, उस चुनाव के दौरान भी, जिसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता, बट मेरे चाचा खुद, उन्होंने चुनाव प्रचार में उस वक्त कोई भूमिका नहीं निभाई। मेरी पार्टी के कई और सांसद जो अपने व्यक्तिगत चुनाव में, वीना जी वैशाली, वो अपने सुपुत्री उनके चुनाव लड़ रही थी, वो उसमें व्यस्त थी। कैसर साहब का क्या ही कहना, उनके तो सुपुत्र खुद दूसरे गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, वो उसमें व्यस्त थे। कई पार्टी के और नेता, मेरे छोटे भाई जब समस्तीपुर में मेरे दूसरे भाई चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव में व्यस्त थे। जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में कुछ लोगों की भूमिका होनी चाहिए थी, उस तरीके से उस वक्त भी देखने को नहीं मिली। और कहीं ना कहीं आभास कुछ लोगों को था कि आज नहीं तो कल पार्टी संभवतः इन सवालों को लेकर उनके सामने उनसे कार्रवाई कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। और जिस तरीके से उनको लीडर, उनको चुना गया, ये प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से, और संवैधानिक तरीके से मैं राष्ट्र के संविधान की नहीं, मैं पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान की मैं बात कर रहा हूँ। संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी में, पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री, एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। तो इधर पशुपति पारस पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन दूसरी तरफ चिराग समर्थकों का विरोध भी झेलना पड़ा। एयरपोर्ट से लोजपा कार्यालय के रास्ते में चिराग समर्थकों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। मीडिया से बात करते हुए पशुपति पारस ने कहा कि मुझे लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय दल का नेता घोषित किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है और हमारे संविधान में एक व्यक्ति के लिए एक ही पद है। लोजपा एकजुट रहेगा, जिसका बहुमत होगा पार्टी पर उसका ही कब्जा होगा। सांसद एक साथ है। लोकसभा सचिवालय से लोक जनशक्ति पार्टी को मान्यता दिया गया और संसदीय दल का नेता मुझको घोषित किया गया। कल नेशनल कमेटी की बैठक हुई, सर्वसम्मति से जो प्रेजेंट में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया। हमारे संविधान में एक व्यक्ति एक पद है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, नेशनल स्कूटी के है। कल प्रधान सिंह जी के घर पर कंकड़बाग में चुनाव होगा। उसमें जो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे उनको सम्मान होगा। पार्टी में कोई विवाद नहीं है, पार्टी एकजुट है और एकजुट रहेगा। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने लोजपा के बागी नेता और अपने बड़े देवर पशुपति कुमार पारस को नसीहत दी है। राजकुमारी देवी ने कहा कि पशुपति कुमार पारस को पहले अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहिए। उनके दिवंगत पति पासवान साहब ने इस परिवार को अपने संघर्ष और मेहनत से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। लिहाजा पशुपति कुमार पारस को एक अभिभावक के नाते
चिराग पासवान को समझाना चाहिए कि उसकी छोटी गलती को माफ करना चाहिए और आपसी मतभेद को दूर करके परिवार को बिखरने से बचाना चाहिए। के बेटे छी कहाँ के जब नहीं छे वो चल गल खनी चलबे वाला तो अहीं नहीं छिए। तो पार्टी चलाइयो बढ़िया से, बढ़िया के सबके मिला के रखियो। पहले परिवार के देखे थे। अच्छा, तब परिवार सही रहते तो पार्टी तो रहबे करते। अच्छा, तो पारस बाबू की कहबे यहाँ? कहबे अपने परिवार के ढंग से अच्छा से चलाइयो। परिवार सब मिल करके रहियो। पार्टी तो जे जना पार्टी बनैल खनिक साहेब ओना बनैने रहियो। बहुत मतलब अपना बाल बच्चा के तरह। अच्छा, तीनों भाई में उतना प्रेम हम किनको नहीं देखे छी, अभियो आ तहियो। अच्छा, बाल बच्चा के तरह हुनकरे पास मने रहना, सुतना, बैठना, सब बोलना, प्यार दुलार मतलब रामचंद्र जी के करे रह। बाबू अहाँ के देखे आबे छे ना? देखे नहीं हुनकर वो काम से हुनकरा फुर्सते नहीं रहे थे देखे की अखनी। गोपालगंज से खबर 70 घाट पुल पर आवागमन बंद है। बता दें कि गंडक नदी में उफान के चलते यह फैसला लिया गया है। गोपालगंज से खबर जहां 70 घाट पुल पर आवागमन बंद है। गंडक नदी में उफान के चलते यह फैसला लिया गया है। तो गंडक नदी में उफान के वजह से यह फैसला लिया गया है। गोपालगंज में 70 घाट पुल पर आवागमन फिलहाल बंद है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंडक नदी उफान पर है। वाल्मीकि नगर बराज से फिलहाल 4,08,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। गंडक बराज पर जल संसाधन विभाग की अधिवक्ता हाई अलर्ट पर है। नेपाल से आ रहा पानी बिहार के तमाम इलाकों को जलमग्न कर रहा। वहीं लगातार बढ़े जलस्तर के कारण जहां तेजी से पानी फैल रहा, वहीं तटबंध और बांधों पर 24 घंटे मुस्तैद रहने का आदेश जारी किया गया है। तो बगहा में बाढ़ पूर्व तैयारियों की पोल खुल गई है। बताते चले कि भारी बारिश से बगहा में आधा दर्जन पहाड़ी नदियां उफान पर है। दर्जनों गांव के हजारों लोगों का हाल बेहाल है। कई गांव की मुख्य सड़क पर पानी के कारण लोगों का सड़क संपर्क भंग हो गया है। लगातार बारिश से गंडक, मनोर, मसान, भापस, ठिकरी सहित आधा दर्जन पहाड़ी नदियां का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण दर्जनों गांव में पानी घुस गया है, जिससे हजारों लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि मसान नदी उफान पर है और मसान नदी का पानी कई गांव में घुस गया है। ग्रामीण ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। कई गांव में सड़क संपर्क भी टूट गया है। ग्रामीण पहले मानसून के भारी बारिश से परेशान है, तो प्रशासन के पूर्व तैयारियों पर भी सवाल उठ रहा है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि मसान नदी की पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अभी तक कोई अधिकारी गांव में नहीं आए हैं। बाढ़ के पानी कई घरों में घुस गया है, जिसकी वजह से खाना नहीं बन पाया है। पिछले महीने के 22 तारीख से लगातार इन लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि भाई अब बाढ़ जब आ जाएगी तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बाढ़ से पहले इसको कुछ कीजिए। लेकिन आज तक कोई पदाधिकारी, कोई सरकार का आदमी, कोई प्रशासन का आदमी यहाँ पे देखने तक के भी नहीं आया है कि चलो भाई देख लेते क्या कंडीशन है इसका। गाँव ताजे बाल बच्चा कहाँ लेके जाएंगे, जीवनों के ठिकाने के जो 2000 जाइए फिर। नरकटियागंज में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से सभी पहाड़ी नदियां उफान पर है। नरकटियागंज के अशोक स्तंभ के पास 3-4 फीट पानी का बहाव हो रहा। लौरिया रामनगर मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से बाधित हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अशोक स्तंभ के पास एक क्यूट गाड़ी पानी में समाहित हो गया है। हालांकि गाड़ी में बैठे लोग सुरक्षित निकाले गए हैं, तो वहीं इस बारिश से किसानों को भी नुकसान हुआ है। वाल्मीकि नगर बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है।
बता दें कि वही गोपालगंज में भी गंडक का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। यहाँ वर्तमान में 2 लाख क्यूसेक पानी का बहाव है, जो और बढ़ने की संभावना है। सदर प्रखंड के निचले इलाकों में गंडक का जलस्तर बढ़ने के साथ ही गांव में पानी भरने लगा है और लोगों का पलायन भी जारी हो गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे सदर प्रखंड के मकसूदपुर, मलाही टोला, जगरी टोला से कई गांव से लोगों का पलायन जारी है। लोग अपने मवेशियों को लेकर, अपने कीमती सामान को लेकर ट्रैक्टर से, पैदल और साइकिल से ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। गंडक के जलस्तर बढ़ने से तटबंध पर भी दबाव लगातार बढ़ रहा। जिला प्रशासन ने भी लोगों से सुरक्षित स्थान पर चले जाने की अपील की है। पानी वानी हो गई, घर में खाने की सुविधा नहीं है और रहे की सुविधा नहीं है, तो हम रहल कैसे जाई? तो कहाँ रहेंगे आप लोग? अब भागता नहीं सब गोपालगंज। तो वहाँ कहाँ रहेंगे? वहाँ अब वहाँ बा वही जा कुछ धरती वर्ती लाल बताओ, आदमी घर और तो नहीं किया, लेकिन वही पर अपन माल लेकर रहल जाई। अब दहल नहीं जाई, अब वो नहीं रहल जाई। एक तरफ बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी बेतिया में जल जमाव को लेकर दावे कर रही हैं, तो वही दूसरी तरफ पहली बारिश ने ही उनके दावों की पोल खोलकर रख दी है। बेतिया में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति हो गई है। पूरा बेतिया शहर पानी पानी हो गया है। यहाँ तक कि समार नाले में पानी घुस गया है। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर झील में तब्दील हो गया है। नगर निगम बना है। देखिए, अभी तो नगर निगम अस्तित्व में नहीं आया है, अस्तित्व में आएगा, लेकिन कोशिश है कि जो हमारे 7 पंचायत हैं उनमें भी अगर कोई तकलीफ होगी तो उसका नगर निगम काम करेगा। और नगर निगम जब बना है तो निश्चित रूप से इसमें मैं सभी पार्षद को धन्यवाद देती हूँ कि आप बहुमूल्य सुझाव जो दिए थे उसमें हमारे डीएम ने भी काम किया है। और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जल जमाव का कोई कारण नहीं बनता है। सारी कमेटियां बनी हैं। और अगर आपको लगता है कि अगर जल जमाव का क्या है, जल जमाव का मतलब है कि 2 दिन 3 दिन रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गलवान घाटी में 1 साल पहले शहीद हुए वीर जवानों के बिहार रेजिमेंट सेंटर के शहीद स्मारक की वीर स्मृति पर सेना के अधिकारियों और बता दें कि जवानों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर बिहार रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर आलोक खुराना, उप समादेष्टा सहित सैन्य अधिकारियों और जवानों ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि 1 साल पहले भारत चीन सैनिकों के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में बिहार के 5 जवान शहीद हो गए थे। इस मौके पर बिहार रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट आलोक खुराना ने बताया कि गलवान घाटी में हुए ऑपरेशन को लेकर सरकार और सेना उचित कार्रवाई कर रही है। डेट करीब 1 साल हो गया है जहां पे गलवान घाटी का ये जो ऑपरेशन था, जहां पे 16 बिहार के वीर जवान का वीर गति को प्राप्त हुआ था। आज उनके स्मरण में ये कार्यक्रम रखा। बेगूसराय में कोरोना वैक्सीन को लेकर उठी अफवाह के बीच डीएम अरविंद कुमार वर्मा खुद लोगों को जागरूक करते नजर आए। दरअसल कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार टीका एक्सप्रेस योजना के तहत गांव-गांव में घूमकर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन अभी भी जागरूकता के अभाव में कई जगहों पर स्वास्थ्य कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही बता दें कि ऐसे एक मामला सामने आया जब बेगूसराय प्रखंड के बागबारा गांव में टीका एक्सप्रेस की टीम पहुंची तो कई लोगों ने वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया। जानकारी मिलने के बाद डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने खुद उक्त स्थल पर जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और लोगों से आग्रह किया कि वह कोरोना की वैक्सीन ले, जिससे कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम में मदद मिल सके, जिसका असर भी देखने को मिला और कई लोग डीएम के आग्रह के बाद सपरिवार जाकर कोरोना की वैक्सीन लगवाई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि डीएम के द्वारा लोगों को कोरोना वैक्सीन लेने के लिए समझाया जा रहा, तो कुछ लोग नहीं लेने की बात भी कह रहे, लेकिन डीएम के समझाने के बाद लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली। वाहन टीका एक्सप्रेस
गांव जाके निर्धारित स्थल पर निर्धारित तिथियों को जाके वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। 18+ वाला भी और 45+ वाला भी, दोनों समूह के लोगों का। तो कुछ जगहों से हम लोगों को ये शिकायत मिल रही थी रिफ्यूज़ल की विभिन्न अफवाहों के कारण। तो सभी पदाधिकारियों को भेजा जा रहा है कि लोगों को जाके जागरूक करें, और जनप्रतिनिधियों से भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो भी जाके घर घर लोगों को जागरूक करें और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें कि कोई इससे नुकसान नहीं होना है। जो कोई अफवाह लोग फैला रहे हैं कि तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, मृत्यु हो जाती है या इनफर्टिलिटी आ जाती है, ये सब अफवाहें हैं, इसके चक्कर में ना पड़ें। अगर हम लोगों को सुरक्षित होना है तो वैक्सीनेशन हम लोगों को कराना होगा। तो इसी क्रम में आज 2 स्थल का निरीक्षण किया गया, बगवाड़ा में और रजौरा में, जो वहाँ पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम कराया जा रहा था। बेतिया नगर वार्ड संख्या 24 में लाल बाजार स्थित मारवाड़ी वाचनालय में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका दिया गया। नगर परिषद की निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने खुद ही टीका लेकर शिविर की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की सख्ती, लोगों की सजगता के बल पर अब कोरोना के बढ़ते संक्रमण को काफी हद तक काबू में कर लिया गया। अब टीकाकरण अभियान को घर घर तक पहुंचाकर अपने देश और समाज को कोरोना मुक्त करने में अपनी भागीदारी हम निभा सकते हैं। पटना सिटी और राजधानी पटना में नकली और एक्सपायरी दवा का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। यह नतीजा है कि कोरोना काल में भी निजी प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक बिचौलियों के साथ मिलकर नकली व एक्सपायरी दवा का उपयोग कर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही मामला पटना सिटी के खाजूकेला थाना क्षेत्र के गुजरी बाजार स्थित एक निजी नर्सिंग होम से सामने आया। बता दें कि निजी नर्सिंग होम द्वारा भर्ती मरीजों के इलाज में एक्सपायरी दवा का उपयोग किया जा रहा है। नवादा के दचिया डी से इलाज कराने आए रामशंकर मेहता ने कहा कि हमें खांसी बुखार होने पर गुड हेल्थ नर्सिंग होम में इलाज के लिए लाए। वहीं 17 से 18 दिन बीत गया, परंतु मेरा स्वास्थ्य में कोई बदलाव नहीं आया। वहीं दूसरी ओर मरीज के इलाज कराने आए परिजन इकबाल ने बताया कि मेरी बहन फिरदौस गलती से कुछ खा ली थी, जिससे उसकी स्वास्थ्य खराब हो गई थी, जिसके बाद आनंद फानन में उसे इलाज के लिए गुड हेल्थ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसे इलाज में ट्रोपिन नामक इंजेक्शन का उपयोग किया गया, जो कि इंजेक्शन अप्रैल 2021 में ही एक्सपायर हो चुका है। इसके बावजूद भी नर्सिंग होम द्वारा मेरी बहन को 10 पीस एक्सपायरी इंजेक्शन का दिया जा चुका है। इससे मेरी बहन की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। क्या नाम है हॉस्पिटल का? गुड हेल्थ नाम है इसका, नर्सिंग होम, जिसका डायरेक्टर इसमें है विजय पांडे, डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि हमारा इलाज किए। और मुख्य रूप से ये लोग कंपाउंडर है, 3-4 गो है सब, लेकिन फिर भी प्रशिक्षित कंप्यूटर एक भी नहीं। ट्रीटमेंट भी हर चीज़ का चला रहे, जो हमको बीमारी नहीं था वो भी हार्ट का चला रहे थे, ऑक्सीजन का चला रहे थे, सब किसी चीज़ का कमी नहीं था। सिर्फ हम गलती से पानी की जगह वो दवा खा ली। जब हमको लगा कि रिएक्शन हो रहा है तब हम यहाँ भाई लोग लेकर आए, और इन लोग पता नहीं क्या क्या दवा चला रहे थे। उसके बाद मेरी आँख की रोशनी चली जा रही। डॉक्टर को ये भी कहा कि सर हमको बहुत धुंधला दिख रहा है, तो कह रहे कि डोज खत्म होगा तो तुमको दिखने लगेगा। अभी तक हमको धुंधला दिख रहा है। छपरा में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों यानी जिला पार्षद, प्रखंड विकास समिति सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्यों को अपरामर्शी समिति के अध्यक्ष और सदस्य के तौर पर अपने क्षेत्र में विकास में अपना योगदान देंगे। छपरा में जिला मुखिया संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर बिहार सरकार के इस निर्णय को ऐतिहासिक निर्णय बताया है। सरकार को धन्यवाद देते हुए प्रदेश मुखिया महासंघ के अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि 15 जून का दिन निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल का अंतिम दिन था, लेकिन राज्य सरकार ने परामर्श समिति का गठन कर अफसरशाही पर लगाम लगाने का काम किया। अगर राज्य सरकार यह निर्णय नहीं लेती तो पंचायतों में लूट खसोट मच जाती। हम बता दें आपको कि कोरोना महामारी को लेकर राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को टाल दिया, जिसके बाद वैकल्पिक तौर पर विकास कार्यों को अनवरत जारी रखने के लिए पूर्व निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का एक परामर्शी समिति पंचायतवार बनाया गया, जिसमें निवर्तमान मुखिया अध्यक्ष होंगे। कि आज से हम लोग का नया कार्यकाल शुरू हो रहा है। जैसे कि ग्राम पंचायत का जो मुखिया थे, कल 15 जून को लास्ट इनका कार्यकाल था।
सरकार ने अभी हमारे बारे में नया निर्णय लिया है, ऐतिहासिक निर्णय है कि इसमें हम लोग परामर्शी समिति अब बन गया है। उसमें हम लोग परामर्शी समिति के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं। तो उसी के ये में कि सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री पंचायती राज। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के करबल्ला में 5 मार्च 2021 की रात ट्रिपल मर्डर मामले में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस के सामने भीड़ ने घर में घुसकर जयराम शाह और उसके बेटे कुंदन की हत्या कर दी थी। जबकि पुलिस मुख्य दर्शक बनी हो रही वीडियो फुटेज की जांच करवाकर जिन 2 पुलिस पदाधिकारी कासिम बाजार थाने में तैनात एसआई और राजेश कुमार और कोतवाली थाने में तैनात एएसआई शशिभूषण सिंह को चयनित किया गया, उसे डीआईजी शफीउल हक ने निलंबित कर दिया। जबकि 15 दिनों के अंदर विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया। इतना नहीं, 10 अन्य लोगों का भी शिनाख्त किया गया जो कुंदन को पीट कर हत्या कर रहा है। इसको लेकर कांड की अनुसंधान करता पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया और बताया जा रहा कि जब ट्रिपल मर्डर को लेकर सोशल मीडिया पर पुलिस के सामने भीड़ का विवत्स चेहरा दिखा, जिसके बाद डीआईजी शफीउल हक ने संज्ञान लिया और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस कर्मियों और हिंसक भीड़ का हिस्सा बने लोगों का शिनाख्त कराया गया, जिसमें तत्काल 2 पुलिस पदाधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। कासिम बाजार थाना में वहां पर ट्रिपल मर्डर हुआ था 2 पक्षों के बीच। एक बिन का मर्डर हुआ था महतो का, और फिर रिएक्शन में जाकर जयराम शाह और उनके बेटा कुंदन को मारा गया था। तो जयराम शाह के बेटा कुंदन को जो मारा गया वहां पर पुलिस मौजूद है, जिसमें से पहले वीडियो वायरल हुआ, आप इन लोगों के थ्रू हमको मालूम हुआ, फिर वीडियो हमको मिला और हमने उसकी जांच कराई, पीड़ित परिवार से भी जांच कराई और अपने लोगों से भी जांच कराई, तो 2 लोगों के चेहरे सामने। गोपालगंज में एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और रेलवे की लापरवाही के कारण करीब 1000 बोरे में रखे सैकड़ों क्विंटल अनाज खराब हो गए, जिसके बाद एफसीआई ने सभी बर्बाद गेहूं को गोदाम में भेज दिया। यह पूरा मामला मीरगंज के हथुआ रेलवे स्टेशन के रेक पॉइंट का है। इफेक्टेड हुआ है जो बोरा, तो वो सुखाने के बाद में वो सेग्रीगेटर का आदमी गोदाम में उसको खोल देगा, सुखा देगा, बोरा डैमेज नहीं होगा। ठीक है। अब रहा जो उसमें 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो जो भी ग्रेन है उसको आदमी डिक्लेयर करता है डैमेज डिक्लेयर करता है और टीएल पर उसको लिख के भेजता है कि भाई इतना गेहूँ आपका खराब रिकवरी हुआ, उतना क्विंटल। जैसे हमारा जो भी देखिएगा ना, तो शॉर्टेज जो करता है डिक्लेयर करता है कि इतना हमारा माल कम आया, और उसी आधार पर और जो अच्छा ग्रेन है उसको, क्योंकि ये हमको 2 साल रखना पड़ता है। 21-22 का कोर्ट का है ये, तो ये अभी इशू हम दे नहीं सकते हैं। इसको नेक्स्ट माना समझिए कि 23-24 में बिहार गवर्नमेंट को दिया जाएगा, तब तक इसको माने एथी करके हमको रखना पड़ता है। हाँ, रखना पड़ता है। बेगूसराय में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी कि दूसरे दुकान से ग्राहक को बुलाने का सीसीटीवी फुटेज वायरल कर दिया। आरोप है कि आमने सामने कपड़े दुकान में दुकानदार के द्वारा दूसरे दुकान से ग्राहक को बुला लिया गया, जिसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया। इसी से नाराज दुकानदार ने दूसरे दुकानदार की दुकान से खींचकर जमकर पिटाई की और पिटाई का वीडियो यानी सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया। पूरी घटना तेगड़ा थाना क्षेत्र के तेगड़ा बाजार की है। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के नूरसराय हिलसा पथ पर बता दें कि मिल्की पर गांव के पास सड़क हादसे में थरथरी अंचल कार्यालय के आईटी सहायक की मौत हो गई है। मृतक गया जिला निवासी सुनील कुमार दिव्यांग थे। हादसे में डाटा एंट्री ऑपरेटर राजीव कुमार भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं हादसे के बाद चालक बस लेकर फरार हो गया। सिवान में विवाहिता ने संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही है, तस्वीर देखने से यह प्रतीत हो रहा कि यह महिला ने आत्महत्या की है। घटना गोरिया कोठी थाना क्षेत्र के शेखपुरा की बताई जा रही है। देवी पति संतोष प्रसाद, जो कि शेखपुरा मोहम्मदपुर में शादी हुआ था, फरवरी 2019 में हुआ था। शादी होने के बाद वो लोग दहेज के लिए और
मांग कर रहे थे और उसको बार बार प्रताड़ना कर रहे थे। कुछ दिन बाद जैसे हम लोग पास कैसे हत्या की गई? हत्या करने के बाद उसको सभी लोग घर से फरार हो गए। ग्रामीण के द्वारा हम लोग सूचना मिलने के बाद जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे। इसके साथ बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।